अस्सलाम वालेकुम। खतरनाक स्टेज पे भेज दिया है, पब्लिक स्पीकिंग वाले हैं नहीं मेरे ख्याल में। तो जैसा कि आब्दी साहब ने तारुफ दिया थोड़ा सा कि मैं अभी रिसेंटली इलेक्टेड मेंबर हूँ कासा का। तो सबसे पहले तो मैं आब्दी साहब का मशकूर हूँ कि ये पिछले तकरीबन 4 साल से तो मुझे पता है कि हर कैफ़ के एग्ज़ाम्स के बाद ये सेशन कंडक्ट होता है। पहले ये स्कैंस में हुआ करता था ब्लू बिल्डिंग में, तो अब इनके अपने कॉलेज में हो रहा है। तो जैसा कि एक सीए का स्टूडेंट है, मेरे ख्याल में उसकी ज़िंदगी में 3 सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहली सीढ़ी जो है वो कैफ़ है, उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी है वो इंडक्शन है, उसकी आर्टिकल्स कंप्लीट करना है। उसके बाद उसके साथ ही उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो उसकी तीसरी सीढ़ी है। अभी आपने कुछ ने एक सीढ़ी जो है वो अबूर की होगी और आप आगे इंडक्शन के लिए जाएंगे। तो इंडक्शन में अगर आप फेसबुक देखें तो आपको यही देखने को मिल रहा होगा कि शायद जी बच्चों को आर्टिकल्स मिल ही नहीं रहे और आर्टिकल्स मार्केट में है ही नहीं। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो यही एक इम्प्रेशन मिलता है अगर आप कोई भी फेसबुक के ग्रुप्स देखें और ये सारी चीज़ें देखें। मैं जब इलेक्टेड मेंबर बना तो मैं आईकैप के पास, काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमें जी आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। तो मैं जब आईकैप के पास गया और उन्होंने जो मेरे से स्टैट शेयर किए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट अटैम्प्ट में तकरीबन 1700 से ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया, जिसमें से अभी तक 70% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फर्म में इंडक्ट हो चुके हैं। ये कल की डेट तक के स्टैट्स हैं। 5% बच्चा ऐसा है जो कि हर दफ़ा सीए का ट्रेंड रहा है कि 5% बच्चा हर सीए डिसकंटिन्यू कर देता है आर्टिकल कैफ के बाद। बाकी रह गए 25%। आप लोगों का जब तक रिज़ल्ट आना है वो 25% भी तकरीबन फर्म्स में इंडक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसा कि अभी आब्दी साहब ने भी 6 मंथ की पॉलिसी की बात की, तो 6 मंथ की पॉलिसी जब नहीं थी, उससे पिछली अटैम्प्ट का जब रिज़ल्ट आया रिसेंट से जो पिछली थी, तो तकरीबन सिर्फ 50% अगला रिज़ल्ट आ गया और बच्चे सिर्फ 50% के करीब बच्चे इंडक्ट हुए थे। अब आईकैप को मजबूरन वो पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि मे भी इंडिविजुअल लेवल पे किसी मेरी ज़ात के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो पॉलिसी ना ठीक हो, लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो हमने सबसे पहले तो ये प्रोफेशन आईकैप ने सर्वाइव करना है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी में कुछ लॉजिक है। ठीक है, बाकी मैं भी आप इस बात पे डिसएग्री कर सकते हैं कि यार 6 माह का टाइम पीरियड थोड़ा है, इसको आप 1 साल कर दें या इसको 9 महीने कर दें, तो उस पर एक डिस्कशन की जा सकती है। अब इस पॉलिसी से ये हुआ कि आर्टिकल्स तो बच्चे पहले कर रहे थे कि बिग 4 के लिए अगर मैं 1700 का ब्रेकअप करूं तो तकरीबन 400 बच्चा बिग 4 में, बिग 2 जिसको आप कह लें, बिग 4 तो है ही नहीं है, KPMG और PwC है। तो इसमें पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद ऑफिस, लाहौर ऑफिस और जो कराची ऑफिस है, तकरीबन 300-350 बच्चा इंडक्ट होता है। बाकी अब जो 1400 बच्चा होगा उसने भी कहीं इंडक्ट होना है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में कि जो दूसरी फर्म्स हैं, आप अगर उनको देखें कि जिस तरह आब्दी साहब ने भी QCR फर्म्स का बताया और ये सारी लिस्ट बताई, 120 फर्म्स हैं। आपको उस फर्म्स में जाके उसका इन्वायरमेंट देखना चाहिए। अगर तो उसका इन्वायरमेंट बैठने के काबिल है, आपको वो ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। कुछ फर्म्स में आपको भी नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो कि एक कैटेगरी में आ रही होंगी। आप वहाँ पे जाएँ, आप वहाँ पे जाके देखें कि सिगरेट चल रहे होंगे, ठीक है, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, अंधेरा होगा, लाइट भी नहीं होगी, एक कमरे की या 2 कमरों की वो फर्म होगी। ये माल रोड पे आप अगर अक्सर जाएं तो इंटरनेशनल एफिलिएशंस वाली वो फर्म है, एक कैटेगरी में वो फर्म्स फॉल हो रही हैं। उसके मुकाबले में आप एक फर्म उठाएं जो कि आप इधर चले जाएँ। मैं मिसाल दूंगा, जैसे ASR एक फर्म है एम्पोरियम के करीब, वहाँ पर बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, वो QCR रेटेड फर्म है, किसी कैटेगरी में नहीं आ रही। तो आपको ये जो चीज़ है इसको करना पड़ेगा कि फर्म्स को पहले देखना पड़ेगा जाके फिजिकली कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। फिर दूसरी बात, अगर किसी बच्चे की 6 माह में इंडक्शन नहीं होती, उसने सारी पॉसिबल कोशिशें की हैं, जैसा कि आब्दी साहब ने भी कहा कि प्रैक्टिकल उसमें हिच है कि किसी बच्चे की, चले आपने कोशिश की, आपकी 6 माह में इंडक्शन नहीं हो सकी, उसके लिए आईकैप आपको क्या फैसिलिटेट करेगा? आप आईकैप को मेल करेंगे, आप हमें बीच में CC रखेंगे, उसमें आईकैप आपको प्रॉपर एक फर्म्स की जो भी जिन फर्म्स में भी इंडक्शन ओपन है वो लिस्ट देगा। लिस्ट देने के बाद आपके वहाँ पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएगा और आपको वहाँ पे फिट करवाएगा किसी ना किसी फर्म में जहाँ पे आप सूट करेंगे। दूसरा, अगर स्टैट्स की मैं बात करूँ तो तकरीबन अभी सिर्फ 400 बच्चा ऐसा है कि जिसकी इंडक्शन नहीं हुई, और वैकेंसीज जो आईकैप की वेबसाइट पे कल रात तक अवेलेबल हैं वो 466 है। तो आप इसको
कर लें कि 300 से 400 बच्चा इंडक्शन की इस टाइम तलाश में, और 466 के करीब वैकेंसीज़ है, लेकिन बच्चा उन फर्म्स में जाना ही नहीं चाहता। बच्चा एक इमेज टीचर्स की तरफ से, वेरी सॉरी कि एक टीचर्स की तरफ से जब हम सीए ज्वाइन करते हैं ना, तो टीचर्स अपना रिजल्ट बनाने के लिए एक हमारे माइंड में एक चीज़ डाल देते हैं कि जी बिग 4 है, आपने बिग 4 के लिए ही ट्राई करना है। तो बच्चे की वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, वहाँ पे मैं जाऊँगा, कुर्सियाँ मेज़ मेरे पीछे, कोई दरवाज़ा मेरे लिए खोला जाएगा। तो जब आप कैफ क्वालिफाई करते हैं और आप इंडक्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे फिर इससे अपोजिट आपको चीज़ मिलती है कि एक कमरा है, वहाँ पे एक फर्म है, 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो फर्म तो इसी तरह की। ये मैं एक कैटेगरी फर्म्स की आपको हालात बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये जो मैंने बताई है कि आपको दूसरी फर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है, अगर मैं सैलरी की बात करूं, जैसे कि अभी आब्दी साहब ने भी एक 80-60 का फिगर दिया, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे जिनकी आर्टिकल्स अभी कंप्लीट हुए, उन्होंने किसी QCR रेटेड फर्म से आर्टिकल्स किए थे, उनको 1,20,000 to 1,25,000 का पैकेज मिल रहा था। उसकी निस्बत अगर मैं बिग 4 में देखूं, जिस बच्चे ने वहाँ से आर्टिकल्स किए, उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि मैंने ना यहाँ पे रिटेन होना है। वो रिटेन होने के लिए जाता है वहाँ पे, तो वो वहाँ से ही अपना तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का मार्जिन जो है वो लूज़ कर देता है, और वो 60 to 70,000 पे बिग 4 में रिटेन होता है। और जैसा कि आब्दी साहब ने बताया कि जी वो एट द एंड तकरीबन उसको 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये वाकई ही चीज़ जो है ये प्रैक्टिकल एक चीज़ है। तो बाकी अगर आईकैप के एंड से आप लोग कोई मेरे से बात पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू पॉलिसी, या आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो पूछ सकते हैं। जी बिग 4 के जितने भी ऑफिस हैं, हम एक ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं या पूरे पाकिस्तान में जितने ऑफिस हैं? देखें जी, इसमें जो अभी रिसेंटली मैंने 1-2 साल से देखा है, PWC और ये KPMG जो है, ये खासकर इन्होंने मेंशन करते हैं कि आप लोग किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। ये जिस दिन आप उनका आएगा, इंडक्शन ओपन होगी, उनका जो पोस्टर आएगा उस पर बाकायदा उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आप एक ऑफिस में भी इस दफ़ा कोई चेंज हो उसमें, ठीक है, पॉलिसी चेंज हो, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। तो दूसरी मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सोशल मीडिया को इतना मतलब सर पे सवार करके उस पर अपनी एक्सपेक्टेशंस के को अगर वो अगेंस्ट जाता है आपकी रियलिटी, तो आप उससे परेशान ना हो। आप लोग 120 से 30 फर्म्स हैं, आप उन सारी फर्म्स में अप्लाई करें। आपको अगर फिर भी किसी को इंडक्शन नहीं मिलती, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके मेरा ईमेल आप ले सकते हैं मेरी फेसबुक से जाके। उसके बाद भी अगर कोई समझता है कि उसको इंडक्शन नहीं मिली, तो वो आईकैप भी रुजू कर सकता है जाके। तो यकीनन हम लोग आपको फैसिलिटेट करने बैठे हैं, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा इंडक्शन में जो मैं कर सका। मैं आपको फर्म्स भी बताऊंगा, आप आईकैप के पोर्टल पे जाके देख भी सकते हैं कि 466 उसमें वैकेंसीज होंगी। और उसमें ये नहीं कि उसमें सारी फर्म्स ही कोई छोटी फर्म्स हैं, उसमें जुल्फ़कार अहमद है, PK फ्रेंड्स है, या उसमें मेजॉरिटी जो QCR रेटेड फर्म्स हैं। तो इवन कि आईकैप भी आपको ये सजेस्ट नहीं कभी भी करेगा कि आप किसी ऐसी फर्म में जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट ही नहीं है। वो खुद डिस्करेज करते हैं इस तरह की जो फर्म्स हैं जहाँ पे कोई एक कमरे की फर्म है, या जहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है, या जहाँ पे कोई आप समझते हैं कि बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। तो आईकैप भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि जनाब आपको 6 माह में बस इंडक्ट होना ही होना है। आप इन्वायरमेंट देखें, वहाँ पर जाके अपने सीनियर से पूछें कि जनाब कैसा इन्वायरमेंट है, और आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। और अपने आर्टिकल्स जल्द अज जल्द आर्टिकल कंप्लीट करके तो अगली जो है ना जॉब की तरफ जाया जाए। मेरी आप सबको ये सजेशन है। तो बाकी अगर कोई भी मेरा भाई बात पूछना चाहता है, या तो आप पूछ सकते हैं। जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है वो किस एक्सटेंट तक है, मतलब वो क्या किस तरह से कि आपने कितनी को फर्म्स के अंदर अप्लाई किया है और नहीं वहाँ से आया? बिल्कुल, इसमें अब ये है कि आप फर्म पे CV ड्रॉप करने जाएंगे। अब कुछ फर्म्स जो हैं, ये आईकैप ने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि आपको वो स्टैंप करके देंगे कि आपकी CV जी उनको रिसीव हुई है, ठीक है। आप अगर कल को जाके आईकैप को कहते हैं कि सर मैंने 30 से 40 फर्म्स में अप्लाई किया लेकिन मुझे कोई फीडबैक नहीं आया, तो आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आईकैप फिर वहाँ पे आपको जो है ना फर्म देगा। और दूसरा ये प्रैक्टिकल ये है कि आपकी कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, ये नहीं कि हर किसी का बाप का सहना है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई जेन्युइन कंसर्न है, आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ख़राब है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो कोई पर्सनल आपके सर्कमस्टांसिस थे जिन वजह से आप नहीं फर्म ज्वाइन कर सके उस टाइम पे, तो आप उसका एविडेंस जो है वो आईकैप को देंगे। आईकैप आपको उस सूरत में, सिर्फ उस सूरत में 6 माह का पीरियड भी वो अलाउ करेगा कि एक्सटेंड हो जाए,
और साथ में आपकी जो इंडक्शन में अगर आप उनकी तरफ से कोई फैसिलिटेशन चाहते हैं तो वो भी आपको देगा। फर्म ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगता है कि एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है और मतलब मेरे सूट नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए? इसमें देखें ना, इसमें दो महीने का प्रोबेशन आपके पास भी है, 2 महीने का फर्म के पास भी है, 2 से 3 महीने का है। तो आप भी उसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं अगर आप समझते हैं कि नहीं यार यहाँ पे मैं फिट नहीं हो पा रहा या यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। और फर्म के पास भी ये प्रॉपर राइट है कि वो भी आपको 2 से 3 महीने प्रोबेशन में अगर वो देखते हैं कि यार आप नहीं उनकी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर रहे तो वो भी आपसे माजरत कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 माह में फ़ैसला ले सकते हैं। आप अगर वहाँ पे गए हैं 2 माह में आप इससे बेहतर कोई फर्म आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपके पास एक प्रॉपर राइट है कि आप फर्म जो है वो स्विच कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं हो रही आपकी इस फर्म के अंदर, क्या ये वैलिड रीज़न है चेंज करने का फर्म को? मेरे ख्याल में आपको 2 माह में ये अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे काम की क्या नेचर है। और जैसा कि आब्दी साहब ने आगे बताया कि एक बिग 4 में एक बैंक है तो वो 3 साल के आर्टिकल्स में शायद बच्चा एक बैंक ही करके आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरी जो फर्म्स हैं QCR है, वहाँ पे एक डायरेक्ट आपका पार्टनर के साथ इंटरेक्शन है। बिग 4 के बच्चों की तो अक्सर इस तरह होता है कि आप साल में अपने पार्टनर के साथ शायद 1 दफ़ा मिले हो या शायद 2 दफ़ा। आपको पार्टनर 3-3.5 साल के आर्टिकल्स कर लें, पार्टनर आपसे पूछेगा जी आप कौन। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए मैं बीइंग अ कासा मेंबर जो मैंने स्टेप्स लिए हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक क्लब बनाया है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स सोसाइटी के नाम से। एक अभी सोसाइटी है या क्लब है, उसका नाम अभी 1-2 दिन में कंफर्म होगा। तो आप अगर अपनी कोई समझते हैं कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है या आपकी ग्रूमिंग नहीं उस तरह से हुई तो उसमें हर बंदा, हर ट्रेनी इनवाइटेड है उसकी मेंबरशिप के लिए, ठीक है। वो बड़ा मिनिमल कॉस्ट पे 200 रुपया या 250 रुपया मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन होगी जिस पे आप सब लोग इनवाइटेड हैं। तो इंशाल्लाह वो क्लब इस हफ्ते में शायद अनाउंस हो जाए या उससे नेक्स्ट वीक में अनाउंस हो जाए। तो जैसे ही अनाउंस हो तो उसमें भी आप आएँ। तो दूसरा प्रोफेशनल ग्रूमिंग का जैसे आपने पूछा है, मेरे ख्याल में आपको 2 से 2.5 माह में अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे मेरी फर्म में प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी या नहीं होगी। तो आप उस दौरान में अपना डिसीजन ले सकते हैं। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिग 4 के अंदर ही ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रूमिंग और नॉन बिग 4 में ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इधर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत बिग 4 के। नहीं, इस पे ICAP ने रिसेंटली ट्रेनिंग बायलॉज में भी ये बात लिखी है कि आप लोग अगर आपने फर्म्स में आर्टिकल्स किए हैं तो फिर आपको 3.5 साल के आर्टिकल्स जो हैं वो फर्म में कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपके इंडस्ट्री में है तो उस पे आपको इंडस्ट्री में ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन इंडस्ट्री से किसी और इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं? हाँ, वो NOC केस है। अगर आप वहाँ से NOC लेते हैं तो आप डेफिनेटली फिर मूव कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एक इंडस्ट्री में गए हैं तो फिर आप 3-3.5 साल वहाँ पे ही अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें स्पेशलाइजेशन करके तो आप आगे बढ़ सकें, आगे उसमें ही में काम करें आप। अच्छा, फॉरेन कंट्री में अभी मैं आपको अगर थोड़ी सी क्लियर पिक्चर दूँ, ICAP ने ये अनाउंस तो कर दिया है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री में आर्टिकल्स अलाउ किए हैं, लेकिन उसमें भी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एक डिफ़िकल्टी है, ठीक है। जो फॉरेन है की मार्केट है डेफिनेटली बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ICAP अभी भी उस पर मज़ीद काम कर रहा है कि वहाँ पे आपको रिसोर्स वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। आर्टिकल्स अभी आपने बेशक कैफ कंप्लीट किया, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो दुबई में एक एम्प्लॉयर है उसको को क्या चाहिए, उसको वो बच्चा चाहिए, उसको पैसों की टेंशन नहीं है या उसको सैलरीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। उसको वो बच्चे चाहिए जो कि जिनके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी थोड़ी बहुत हो। तो इस पे ICAP से हमने ये सजेशन यही दी है कि अगर आप फॉरेन आर्टिकल्स आपने अलाउ किए हैं तो जिन बच्चों का तो कोई रेफरेंस है वहाँ पे, जिनके कोई जानने वाले हैं, वो उनको बुला लेते हैं कि यार आप आ जाएं, तो आप यहाँ पे हमने बात की हुई है, यहाँ पे आपसे कोई सेटल हो जाएगा या सेट करवा देंगे। तो इस पर कोई 2 या 3 माह की ट्रेनिंग जो है वो ICAP की तरफ से दी जाए, जिसके बाद बच्चा फ़ौरन उसको मूव करने में ज़रा आसानी रहे, ठीक है। और तो दूसरा एक और मैं इसमें एंड पे बात ऐड करता चलूँ कि बिग 4 में जिस तरह आपने कहा, मैं आपको कई बिग 4s के ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिनका ताल्लुक, उन्होंने रिसेंटली अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए, उनका ताल्लुक बिग 4 से नहीं था। उनका ताल्लुक या तो किसी QCR रेटेड फर्म से था
या मेजॉरिटी QCR रेटेड फर्म्स सही थे, वो किसी कैटेगरीज की फर्म नहीं थी, लेकिन वो अभी बिग 4 में बैठे हुए हैं, ठीक है। वो अपना 20 से 30 हज़ार रुपये का सैलरी कट उन्होंने लिया टैक्स के अंदर। खासकर अभी आप किसी भी बिग 4 का आप जाके डिपार्टमेंट देखें कि वहाँ पे उनके अपने बंदे नहीं होंगे। ऑडिट वाले भी आप जो है उनके फॉरेन में मूव करते हैं, तो पीछे से इन्हीं फर्म्स के बच्चे जाके वहाँ पे अपने 6 माह का या 1 साल का टैग लगवाते हैं, तो वो फिर इक्वल आप कंसिडर किए जाते हैं कि जनाब जिसके आर्टिकल्स भी बेशक नॉन बिग 4 से थे, अब अगर उसने 1 साल काम कर लिया तो वो अब बिग 4 का पार्ट है। जब फॉरेन कंपनी वगैरह अगर हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो क्या उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है ICAP के साथ? जी, वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होगी ICAP में, और उसमें कोई लिस्ट भी मेरा ख्याल है वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। उस लिस्ट के बारे में मैं भी नहीं बताऊँ। जी, अब ये फॉर्म खुद डिसाइड करेगी कि बच्चे ने क्या करना है, किस डिपार्टमेंट में, मतलब टैक्स या एडवाइजरी या ऑडिट? देखें जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मैनेजर है, उसका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चे इंडक्ट करता है, या पार्टनर है वो बच्चे का इंटरव्यू लेता है, वो बच्चे को जज करता है कि ये बच्चा किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फिट है। मैं बींगा मेरी भी बिल्कुल मेरी चॉइस का ख्याल रखना चाहिए बींगा ट्रेनिंग, कि मैं जाऊँ मेरे से पूछा जाए कि आपने सर ऑडिट में आना है या आपने टैक्स में आना है, मैं कह दूँ कि मैंने ऑडिट में आना है। और शायद मैं ऑडिट की लेट सिटिंग्स बर्दाश्त करने की मेरे में कैपेसिटी नहीं है, या मेरा वो जो डेडलाइंस है वो मैं मीट नहीं कर सकता। तो इस पर मुझे मेरा पार्टनर देखेगा कि मुझे टैक्स में मैं ज़्यादा फिट हूँ या मैं ऑडिट में ज़्यादा फिट हूँ। तो मेरे ख्याल में कि ये चॉइस मैनेजर के पास ही होनी चाहिए। हाँ, ICAP के बायलॉज देखें तो रोटेशन पॉलिसी ज़रूर है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हर बच्चे को 16 से 18 महीने जो है वो आपने ऑडिट में लगवाने ही लगवाने, हर ऑडिट फर्म पे ये ऑब्लिगेशन है। तो अगर बच्चा कहे कि मैं 3.5 साल ही ऑडिट में लगाना चाहता हूँ या मैं 3.5 साल ही टैक्स में लगाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये चॉइस जो है मैनेजर को या एम्प्लॉयर को होनी चाहिए कि वो बच्चे में क्या जो देख रहा है कि क्वालिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से उसको करना चाहिए। क्या ये लॉ इंडस्ट्री पे भी लगता है कि 16 से 18 महीने ऑडिट वाले पोर्शन में लगाना? नहीं, इंडस्ट्री पे मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, मुझे इतने बायलॉज की इसमें अभी पेचीदगियाँ नहीं पता, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री में भी जब आप जाते हैं तो आपकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रोटेशन होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं वो गो इंडस्ट्रीज़ में, ये जो पेट्रोलियम है इसमें आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो पहले उनका जो था इंटरनल ऑडिट में वो किसी और डिपार्टमेंट में थे, अब उनके ये आया हुआ है। आज बता रहा था कि वो सज़ा के तौर पे शायद पैटी कैश पे उसको आजकल लगाया हुआ है उन्होंने। तो इस तरह से वहाँ पे भी रोटेशंस जो हैं होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर, कभी आपको किसी डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है, कभी आपको किसी डिपार्टमेंट में काम करवाया जाता है। अच्छा, रेफरेंस मेरे ख्याल में कि हमें सबसे पहले इस रेफरेंस की जो टर्मिनोलॉजी है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। इसको अगर रेफरेंस से बेहतर आप अपने कनेक्शंस कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जब बच्चा आता है हम CA में, तो शायद हम अपने कनेक्शंस पे उस तरह इतना काम नहीं करते, ठीक है। और बाद में अक्सर आप अगर बिग 4 में भी देखें तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे कोई बहुत स्टेबल बैकग्राउंड के बंदे नहीं ज़्यादा बैठे होंगे, कि जिनके कोई बाप दादा MPA MNA या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नहीं होंगे, वो भी आप जैसे हमारे जैसे ही आम बच्चे बैठे होंगे। वो उसमें सिर्फ वो बच्चे होंगे कि जिन्होंने अपने कनेक्शंस पे काम किया, ठीक है, और कनेक्शंस के थ्रू उन्होंने बिग 4 में इंडक्शन उनकी हुई, बिल्कुल हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ अगर आप देखेंगे मिनिमम जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने मीट किया, तो वो वहाँ पे बैठे। अब बिग 4 ने भी सिफारिश तो चले उनकी आप कह लें कि 20% या 30% होगी, उन्होंने अपना काम भी तो चलाना है। अगर आप इसको देखें कि वो उनकी तो रिसोर्स की जो क्वालिटी है वो ही बहुत डाउन हो जाएगी अगर वो सिर्फ सिफारिश पे ही बच्चे इंडक्ट करते रहे। तो एक तो वो है ना जो क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ कि इससे ऊपर है, वो तो किसी खाते में नहीं आता, सीधी सी बात है। उन्होंने लेने लेटेस्ट वाले ही हैं, तो वो लेटेस्ट क्या होने चाहिए? क्या नहीं, इसमें लेटेस्ट वाले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरे सामने की मिसाल है कि 2 बच्चे रेफरेंस के बगैर आए। एक बच्चे का कैफ था 2 अटैम्प्ट्स में, एक बच्चे का कैफ था 4 अटैम्प्ट्स में, ठीक है। KPMG वाले ने वो 4 बच्चों जिसका 4 अटैम्प्ट्स में कैफ था उसको प्रेफर किया, 2 वाले को नहीं प्रेफर किया। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न्स हुई उसकी, लेकिन दोनों बच्चे रेफरेंस के बगैर थे। ये हमारे पार्टनर ने हमें बैठ के बात सुनाई, और ये इवन के जिस डायरेक्टर ने इंटरव्यू लिया उसने भी ये बताया कि वो जिस बच्चे को मैंने इंटरव्यू में सवाल पूछा कि आपको अगर टैक्स ऑफिस भेजा जाए तो आप क्या करेंगे, उधर आपको 5,000 रुपया देना पड़े, जिस बच्चे का 2 अटैम्प्ट्स में था कैफ क्वालिफाई, उसने कहा जी सर मैं तो जैसे आप कहेंगे, मैं तो अगर मेरे से मांगेंगे तो मैं दे दूंगा।
मेरी तो क्या मजाल, इतनी बड़ी फर्म का मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, ये इतने बड़े आप डायरेक्टर हैं। तो दूसरे से पूछा कि जनाब आप क्या करेंगे, उसने कहा जी, उसने पूरा जो ऑडिट में आपको एक वो चैनल पढ़ाया जाता है कि मैं आके एथिकल कि मैं इसको बताऊंगा, मैं फिर इसको बताऊंगा, अगर फिर भी नहीं कुछ हुआ तो मैं फिर पार्टनर को बताऊंगा। तो उसने फॉलो किया, उसको उन्होंने रिकमेंड किया। अब जो जाहिर बात है, ये इतने बड़े फोरम पे जाके आप ये जवाब देंगे सर मेरी क्या मजाल है, जिस तरह आप कहेंगे मैं कर दूंगा, तो वो चीज़ ऑफेंड ही होगी ना, करेगी इसको पार्टनर को या डायरेक्टर को। उसने कहा चलें ठीक है सर, आपकी कोई मजाल नहीं, आप अगली दफ़ा आइएगा, फिर देखेंगे आप। तो ये चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर 2 या 3 अटैम्प्ट्स हैं तो आप फिर ही बिग 4 के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं। मेरी अपनी 5 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं भी मैंने बिग 4 ज्वाइन की, और मैं ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने उस दिन CA स्टार में भी पोस्ट की कि मैंने बगैर रेफरेंस के मैंने बिग 4 ज्वाइन की थी। एक मेरी अटैम्प्ट क्रैश की थी, 4 अटैम्प्ट्स मेरी और थी। मैं स्कैन से ही मेरा सारा कैफ था, CMA में मेरी एक आधी अटैम्प्ट ऊपर लग गई, तो जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ। और मेरे FSC में भी मेरे कोई बहुत एक मिथ और भी बच्चों को बताई जाती है कि बिग 4 में तो आपके 80% होने चाहिए या आपके 90% होंगे, तो फिर ही शायद FSC में अगर हो तो आप उसमें जाएंगे, ज्वाइन कर सकेंगे। मेरे तकरीबन मुश्किल से 70% मार्क्स FSC में बन रहे थे, 5 मेरी अटैम्प्ट्स थी कैफ में, और मैं बिग 4 में गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कह लें कि काबिलियत कह लें या आप जो भी कह लें, उनको मेरी ईमानदारी अच्छी लगी या जो चीज़ भी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने वो ज्वाइन की। सर ये मैंने काफी सुना है कि AO लेवल्स के बच्चों को प्रेफर किया जाता है FSC के बच्चों को। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप देखें बिल्कुल प्रेफर किया जाता है। अभी जिस तरह के EY ने जो है लम्स के बच्चों को लेना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कैफ क्वालिफाइड्स को रखना ही छोड़ दिया। तो लेकिन आप अगर PWC या बिग 4 में आए तो आपको अभी भी 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वो मिलेंगे, 70 to 80% जो कि मैट्रिक बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है। हर बैच में KPMG एक 100 बच्चा इंडक्ट करती है, तो उसमें अगर आप देखें कि तकरीबन 70 to 75% जो है वो आपके FSC और मैट्रिक बैकग्राउंड के ही बच्चे हैं। तो अब डेफिनेटली 25% अगर उसका पार्ट आ रहा है तो नॉर्मल है, मेरे ख्याल में उसमें कोई वो बाइसनेस नहीं है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इस पे मैं बात करना भी चाह रहा था। आप FAR 2 के कुछ जो की स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें एक डेफर टैक्स है, इस तरह के स्टैंडर्ड्स पे आप अपनी कमांड रखें। आप ऑडिट में जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की हेडिंग्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इस ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इस तरह की चीज़ों पे आप अपनी कमांड रखें, और हल्का फुल्का जो टैक्स है उसको भी पढ़ के जाएं। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी। कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, मेरे इंटरव्यू हुए थे उसमें टेस्ट नहीं था हुआ। अभी इस पर ज़्यादा आपको बेहतर गाइडेंस जो है वो कोई टीचर ही दे सकता है, या जो बंदा इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता हो। मैंने जो 5 से 6 इंटरव्यूज़ दिए थे अपनी इंडक्शन के बाद, मुझे हर इंडक्शन में मेरा डेफर टैक्स लाजमी टेस्ट किया गया, हर इंटरव्यू में मेरा डेफर टैक्स लाजमी टेस्ट किया गया। उसके अलावा जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे और ये कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये मेरे लाजमी वहाँ उन्होंने टेस्ट किए। फिर चैप्टर 14 था आब्दी साहब की किताब में, तब ऑडिट में, उसमें से हम उन्होंने जो रिपोर्ट थी, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें से आपसे चीज़ें पूछते हैं उस चैप्टर में से। तो ये मोटे मोटे एरियाज़ आप लाजमी अपने तैयार रखें। इंडक्शन के टाइम पर ये चीज़ें कंसीडर होती हैं कि अगर लड़के के पास टेक्निकल स्किल्स बेहतर है, जैसे सिंपल क्वेरी रन कर देता है, पावर BI पे उस पर कमांड है, तो क्या ये चीज़ें कंसीडर होती हैं? आप यही कहते हैं कि ये तो बच्चा वैसे है, हम तो उसको बेसिस का है, प्लीज डोंट मैटर। इसमें मेरा एक दोस्त था मज़र, वो उसके जब कैफ की उसकी अटैम्प्ट हुई तो उसने फ़ौरन जो है ना ये सैप के कोर्सेज़ हो रहे थे वो ज्वाइन किए। तो जब उसने वो कोर्सेज़ ज्वाइन किए तो जैसे उसका सैप का कोर्स था वो 1-1.5 लाख रुपया उसकी फ़ीस थी, लेकिन वो सब्सिडाइज था, कोई हुकूमत की तरफ से हो रहे थे वो। उसने कोर्स कंप्लीट किया। क्रो हुसैन चौधरी वो गया इंटरव्यू देने, तो उन्हें जब ये पता लगा कि ये सैप का, हालांकि उसका FTS जो था वो बिलो था, थोड़ा सा उनके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं था उतर रहा, लेकिन उन्होंने CV देखी, उन्होंने उसको बुलाया और उनका एक ERP डिपार्टमेंट था, उन्होंने उसको फिट समझा कि वहाँ पे कि ये बंदा वहाँ पे काम कर सकता है, और उसको आज तकरीबन 2 साल के उसके आर्टिकल्स होने वाले हैं और वो वहाँ पे काम कर रहा है। इस तरह से कोई भी स्किल्स अगर आपने ड्यूरिंग कैफ लेवल डेवलप की है तो आप जब फर्म में जाते हैं वो कंसिडर करते हैं कि क्या इस स्किल को कहीं पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो देखते हैं कि हाँ जी हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपको वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर फिट करेंगे। जैसा कि हमारे पास कुछ 2 महीने का टाइम है रिजल्ट से पहले, इस दौरान अभी कुछ फर्म्स होंगी जो भी CVs एक्सेप्ट कर रही हैं, अभी कोर्सेरा जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं।
लेकिन वहाँ पे इस तरह भी होता है कि आप क्योंकि ऑनलाइन होता है तो आप जल्दी सर्टिफिकेट ले सकते हो, बाद में भी आपके पास रहता है मतलब एक्सेस रहती है आपके पास। तो सीवी अपने जमा करानी है, जैसे किसी बिग 4 के अंदर कहीं जमा करानी है, फॉर द सेक ऑफ और सीवी के सीवी अच्छी लगे हम इस तरह कर लें, बाद में हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली सीखें भी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सीवी के क्योंकि अच्छे लगे और चली जाए तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इस तरह सर्टिफिकेट जल्दी ले लें। अच्छा, इसमें आप ना देखें, आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आती है ना तो आपने अपनी हॉबीज़ और स्किल्स कुछ लिखी है ना वहाँ पे कि जनाब ये मेरी हॉबीज़ हैं। अक्सर इस तरह होता है कि मैं भी इस चीज़ का, जब मेरा नया नया कैफ हुआ, मैं गया, मैंने हॉबीज़ अपने से कुछ लिखी थी, उसने इंटरव्यूअर ने 2 मिनट में पकड़ लिया। उसने कहा जी बताएं कौन सी बुक रीड की है आपने अभी तक, तो मैंने कहा सर कैफ की ही फिलहाल तो की है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप, और मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे कॉल नहीं आई वहाँ से। ये पीके फ्रेंड्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा 15-20 मिनट का इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, और इंटरव्यू बड़ा अच्छी, हर चीज़ पे मेरी ग्रिप थी, मैंने हर चीज़ बताई। लेकिन जब उसने हॉबीज़ देखी और वो दूसरी स्किल्स देखी कि एक्सेल डाला हुआ है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाला हुआ है, हालांकि पहली दफ़ा एक्सेल में मेरा ख्याल है मैंने उसमें AFC में देखा था, उसके बाद ना कभी यूज़ किया ना पहले किया था, तो लेकिन स्किल्स में डाल दिया, देखा देखे CV आई, उसको ही कॉपी किया, तो चलो जी जाने दो। तो इस तरह अगर आप इंटरव्यू इस चीज़ को पकड़ लेता है तो आपका बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा। बेहतर यही है कि आप पहले एक चीज़ कंप्लीट करें, फिर उसको आप अपनी CV में अपडेट करें। तो कौन-कौन से कोर्सेज करने चाहिए? यार इसमें ICAP की वेबसाइट पे भी कुछ कोर्सेज हो रहे हैं, वो भी आपने शायद देखे होंगे। दूसरा इसके अलावा ये जो मैं अगर कोई किसी को रिकमेंड करूँगा तो मैं सैप का, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप समझते हैं कि 1-2 महीना है, तो आप उसको सैप कर सकते हैं, या कोई और किसी प्रोफेशनल से आप इस रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। क्योंकि ERP अब हर फर्म अपना ERP डिपार्टमेंट बना रही है, और ERP काफ़ी जो है तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, तो उसमें सैप जो है काफ़ी हेल्पिंग हैंड है। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये इंशाल्लाह हयात हैं और ये मौजूद भी हैं। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि उन्होंने पूछा कोई सवाल है, मुश्किल से ना पहले तो खामोशी थी, फिर एक बच्चे ने सवाल, अब हो सकता है थोड़ी देर बाद सवाल ही आना शुरू हो जाए कि CA करने के बाद अपना काम करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो वो एक स्पेशलाइजेशन, यानी कि मतलब ये समझना ज़रूरी है कि एक बंदा जो ऑडियंस है वो उसकी क्या नीड है। तो इस टाइम पे वो ये बताने आए थे कि जो मिथ्स हैं मुख्तलिफ तरह की, वो अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो, क्योंकि आपको कभी कभार कोई बंदा मिलता है जो ज़रा आपके गमों को सुनता है, तो आप लोग को कीमती टाइम जो है ना, वो जो ऐसे स्पेसिफिक सवाल ये कि अच्छा ICAP में क्या मसले हो सकते हैं, ट्रेनिंग के अंदर कैसे क्या है, मतलब मैं सोच रहा था कि भी आप में से कोई बोलेगा कि अगर मेरा मसला हो तो कासा को अप्रोच कैसे करते हैं। तो रेलेवेंट टाइम पे रेलेवेंट चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि वो मतलब किस तरह से जो है वो हमें अप्रोच करना है। अभी चूँकि वही बात है कि नमाज का वक्त भी तरह से अफेक्ट हो सकता है, तो ईमेल एड्रेस भी शेयर कर रहे होंगे, यहाँ बोर्ड पे भी लिख देते हैं, ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो आप कभी भी कोई भी इस तरह की क्यूरी आए तो आप ज़रूर गाइडेंस लें, सारा कुछ है, और इजी होके रिलैक्स होके अपनी क्यूरी को पहले सोचें। जैसे ChatGPT पे अच्छी क्यूरी डालें, अच्छा प्रॉम्प्ट डालें तो अच्छा जवाब आता है ना, तो अच्छी तरह से सोच के ये भी मौजूद है, मुख्तलिफ वो ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही होगी, लेकिन ये है कि कोशिश करें थोड़ा सा ज़रा जो है ना। अच्छा, इसमें मैं ना एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लाजमी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आया हूँ कि कासा की थोड़ी सी बता के फिर मैं एंड करता हूँ अपनी बात को, कि कासा के अगर आपको मेरे से रिलेटेड या कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं आप वो मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे पोस्टें करके वहाँ पे रोना धोना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ICAP के ईमेल्स हैं, आप उन ईमेल्स को यूज़ करें, ठीक है, उसमें मुझे CC रखें, मेरे साथ अगर कोई एक कासा मेंबर है आप उसको भी उसमें CC करें, और ICAP को मसले का पता लगे। जिस तरह अभी रिसेंटली पिछले दिनों में एक ये रिस्ट्रिक्शन थी कि उन्होंने यकदम से चेंज कर दी कि वो हमने टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है, तो बच्चे शायद अब वो इकट्ठे पेपर नहीं, कोई MFA या कॉस्ट इस तरह इकट्ठे नहीं थे दे सकते या पेयर नहीं थे हो सकते। अब जब मैं ICAP के पास गया, मैंने उनको बताया कि सर बड़ा एक प्रोपोगेंडा हो रहा है वहाँ पे, बड़े लोग रो रहे हैं, तो इसका कुछ करें। उन्होंने कहा जी कितने लोग हैं? मैंने कहा सर 150 से 200 को तो मैं ग्रुप में, मुझे भी कोई 15-20 के मैसेज आए हैं, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 150-200 होगा। उन्होंने कहा जी हमें तो 2 मेल्स भी नहीं आई।
मैंने एक बंदे को कहा कि यार आप ना मेल करें इस बंदी थी वो, मैंने कहा जी आप प्लीज़ ना इस पे मेल करें इस ईमेल पे। उसने मेल क्या की, उसामा भाई, पूरी काउंसिल अब उसमें मेल में कॉपी है, उसामा भाई मेरी आपकी फेसबुक पे बात हुई थी, आपने ये कहा था कि आप ICAP को ये इशू मेल करें तो आपका इशू ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मैं अब काउंसिल को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके कि मैंने क्या कहा उसको। तो इसलिए आप ईमेल्स का यूज़ करें। आब्दी साहब भी इस बात पे जोर देते हैं कि बजाय इसके कि आप ग्रुप्स में पोस्टिंग के और वैसे ही प्रेशर मुफ्त का क्रिएट करने के से बेहतर ये है कि आप ईमेल्स को यूज़ करके आप ICAP तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, और मैं आपके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपको एडवोकेट करूँगा ICAP।